हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर, साइंस का चैप्टर, 5th चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने बात की थी अबाउट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। इसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक में 3 टाइप के हो सकते हैं, होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। रिमेंबर, अब हमें बात करनी है कि ह्यूमन में कैसे होगा, हम कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जैसे ही प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम होलोजाइक है। होलोजाइक का मतलब क्या होता है? फूड को खाया जाएगा, दैट इज इंगेशन ऑफ फूड, डाइजेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में उसमें के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एसिमुलेट किया जाएगा और वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाला जाएगा। तो हम ऐसी प्रोसीजर करते हैं, राइट। यानी हमारे फूड को कंजम्पशन करने से लेके फूड के अलग अलग न्यूट्रिशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने से और वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालने की सारी प्रोसीजर होती है इन द डाइजेशन सिस्टम। व्हाट इज द डाइजेशन सिस्टम? डाइजेशन सिस्टम ये ऐसे ऑर्गन से बनी हुई है जो फूड को डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिएंट को असिमुलेट करने में और वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करती है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, राइट। या इन जनरल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले, किसकी बात करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ एंड एंड होती है टू द एनस, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगी माउथ से और एंड होती है एनस पर। ये बनी हुई है एलिमेंट्री कैनल से। किससे बनी हुई है? एलिमेंट्री कैनल से। और एलिमेंट्री कैनल, as its name indicates, it is a long canal और a long tubular like structure जिसमें फूड के ऊपर अलग अलग प्रोसीजर होती रहती है। अब हम जो खाना खाते हैं, हमेशा हर रोज़ या हर टाइम हम सेम टाइप का खाना नहीं खाते, वैरायटी ऑफ फूड हम कंज्यूम करते, बट उस वैरायटी ऑफ फूड को एक सिमिलर टेक्सचर देना ज़रूरी है। इस वजह से हमारे बॉडी में जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो डाइजेशन की सिस्टम एक सिमिलर वर्कआउट करती है, सिमिलर वर्क करती है थ्रू आउट द प्रोसेस, और जिसके एंड में हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकल जाना। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन विद दिस डायग्राम। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मैंने बताया था, इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। तो माउथ में प्रेजेंट होते हैं टिथ। पूरे माउथ को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। ये जो होता है इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। जो ओपनिंग है उसे हम बक्कल कैविटी कहेंगे, जिसमें टिथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद दैट चिक के इनर साइड में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम हर एक का रोल देखेंगे। पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स है या ऑर्गन्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। फिर आता है फेरनेक्स। फेरनेक्स के बाद यहाँ पर हमें दिखता है एपिग्लॉटिस, देन ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ बुक में आपको इसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हुई हुई मिलेगी, कुछ जगह पे ई से स्टार्ट हुई हुई मिलेगी। देन दी स्टमक। स्टमक के बाद में आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, देन दी लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एनस, अलॉन्ग विद सम ग्लैंड सच एज लीवर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। किस चीज़ के लिए? डाइजेस्टिव एंजाइम्स देने के लिए। गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ओके। सो ये सारे ऑर्गन्स है, कंपोनेंट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब देखते हैं एक एक से कि हर कंपोनेंट का क्या रोल है, क्या काम होता है, और फिर हम सिक्वेंशियली समझ के लेंगे कि जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ होता क्या है, राइट। सो स्टार्टिंग विद द माउथ, क्योंकि हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से ही खाते हैं। तो जब हम खाना मुंह में लेते हैं, हम हमारे टिथ के हेल्प से उसको च्यू करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं। देखो, हम जब भी खाना खाएंगे, चाहे हम छोटे निवाले लो, बट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो तो एक बड़ा पार्ट ही है, राइट। उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ताकि सारे के सारे पार्ट्स जो है उसमें, जितने भी पार्टिकल्स है उसमें, वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ कनेक्टेड हो सके, उसके साथ अडेयर हो सके और सही से डाइजेशन हो सके। इसलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि आराम से खाना खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ। जितना अच्छे से आप चबाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन होगा और न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम टीथ से चबाते हैं
तो हम उसे टंग से हमारे मुंह में घुमाते भी है। टंग ये मस्कुलर पार्ट होता है और ये मुंह में घुमाने में भी मदद करता है। उसी समय सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो अपना सिक्रीशन, दैट इज सलाइवा, क्या सिक्रीशन होता है, सलाइवा, ये सिक्रीट करती है। हम जो कहते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ गया किसी डिश को देखकर या बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, तो दैट वाटरी इज नथिंग बट अ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सिर्फ पानी नहीं होता है, वो सलाइवा का सिक्रीशन होता है। अब ये जो सलाइवा है ये बनती है कुछ कंपोनेंट से, राइट। इसमें सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। सैलिवरी अमाइलेज क्या काम करेगा, सैलिवरी अमाइलेज फूड में के स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। उसी के साथ साथ जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है वो वाटर कंटेंट हमारे फूड को, जो हम खा रहे, जो निवाला हम खा रहे, जो चबा रहे, उसे सॉफ्ट बना देता है। क्या बनाता है उसे, सॉफ्ट, ताकि वो ईसोफेगस से यानी फूड पाइप से नीचे नीचे जाते वक्त काफ़ी स्मूथली और आराम से जा सके, ठीक है। तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे टीथ जो है वो क्या काम कर रहे हैं, पार्टिकल बनाने के काम कर रहे। बड़े बड़े जो निवाले हैं, फूड के जो पार्टिकल्स है उसको छोटे हिस्सों में कट करने का या डिवाइड करने का काम किया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट सैलिवरी ग्लैंड क्या कर रहा है, सैलिवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन दे रहा है, दैट इज द सलाइवा। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो स्टार्च का कन्वर्जन शुगर में कर रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो फूड भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो वाटरी भी हो जाएगा और उसमें सिंपल कंपोनेंट भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक बार हमने उसे कंज्यूम कर लिया, प्रॉपर तरीके से बाइट हमने कर लिया, तो वो निगला जाता है, निगलते जैसे हम, तो नीचे डाला जाता है। अब यहाँ पे फेर्निक्स जो है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे विंड पाइप एंड फूड पाइप जो है वो सेपरेट होती है। इसी वजह से जब हमें ठसका लगता है या बात करते करते हम कुछ खा रहे तो अचानक से हमें ऐसे हार्ट बर्न हुआ जैसे महसूस होता है, तो देखो पीठ पर मारा जाता है, फिर ठीक लगता है। क्यों, क्योंकि मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई हो। इपिग्लॉटिस ये एक ऐसा सेक्शन होता है, एक ऐसा मस्कुलर पॉइंट होता है जो फूड को वापस मुंह में जाने से, वापस ऊपर आने से रोकता है और उसका एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करने में वो मदद करेगा, ठीक है। अब बारी आती है इसोफेगस की। इसोफेगस ये एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, और इसमें से फूड जो है वो आगे आगे भेजा जाता है बाय द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ इसोफेगस, और उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टलाटिक मूवमेंट। क्या कहा जाता है उसे, पेरिस्टलाटिक मूवमेंट। रिदमिक मूवमेंट मतलब ऐसे वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे होते हैं, जिसके चलते फूड जो है वो आगे 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 धकेला जाता है, ठीक है। मतलब माउथ से लेके, या हम कह सकते हैं फैर्निक्स से लेके नीचे स्टमक रीजन तक फूड लाने के लिए इसोफेगस पेरिस्टलाटिक मूवमेंट शो करता है। पेरिस्टलाटिक मूवमेंट में क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, मसल्स ऑफ इसोफेगस का, और उसके चलते फूड जो है वो थोड़ा आगे 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 पुश किया जाएगा। ऐसा करते करते वो कहाँ तक आ गया, स्टमक में। स्टमक इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और इसकी जो वॉल होती है ना, स्टमक की जो वॉल होती है उसमें ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं दो चीज़ों का, दैट इज HCl एंड एंजाइम विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, दैट इज पेप्सिन, ठीक है। अब हमें पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज एंजाइम, फिर हम पेप्सिन को समझ पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंजाइम फर्स्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, या फिर हम उसे सिंपली बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट आर द मॉलिक्यूल विच हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम छोड़ के बाकी के सारे एंजाइम्स ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनका काम क्या है, उनका काम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम होता है टू डाइजेस्ट, यानी टू मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल फॉर्म। मतलब प्रोटीन का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में करना, लिपिड का कन्वर्जन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में करना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन सिंपल शुगर में करना, ये काम किसका होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का होता है। एंजाइम्स, ठीक है, हर एंजाइम का अलग अलग काम हो सकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम का काम है कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट।
तो यहाँ पे ये जो पेप्सिन है इसका क्या काम है, पेप्सिन हेल्प करता है इनटू कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, राइट। सो ये प्रोटीएजेस में आता है। प्रोटीएजेस मतलब ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन का कन्वर्जन किस में करेंगे, वो प्रोटीन का कन्वर्जन कर देंगे इनटू द सिंपल फॉर्म दैट इज द अमाइनो एसिड। व्हाट, दैट इज द अमाइनो एसिड। नाउ जो स्टमक की वॉल है वो किसे सीक्रेट कर रही है, फिर स्टमक की वॉल सीक्रेट कर रही है टू द HCl and pepsin. Now what is HCl? HCl is a hydrochloric acid. Now question arises, hydrochloric acid is acid and why it is secreting in our body? क्यों स्टमक में HCl बन रहा है? तो there are basically two reasons. पहला रीजन, पेप्सिन को अपना काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, तो वो HCl है जो स्टमक में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसके चलते पेप्सिन प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में कर सकता है या फिर उसको सिंपल फॉर्म में और छोटे छोटे हिस्सों में उसको ब्रेक कर सकता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन का काम किया जाता है इन द स्टमक वाया पेप्सिन, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है HCl का, बीइंग अ एसिड, इसका pH एसिडिक रहेगा और ये किल करता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो फूड के साथ हमारे बॉडी में गए हैं। क्योंकि हम खाना खाते हैं तो असेप्टिक कंडीशन में तो खाना खाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स हमारे हाथों को बैक्टीरिया लगे वाले, फूड को बैक्टीरिया लगे हुए रहेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हुए रहेंगे, और जब हम उन्हें खा रहे तो स्टमक तक जाएंगे। ऑफ कोर्स इन एलिमेंट्री कॉर्नल और इन ईसोफेगस देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमारे साथ रहते हैं, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के साथ वो हमारे साथ रहते हैं और वो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बट स्टिल कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी बॉडी में जा सकते हैं, स्टमक में जा सकते हैं, तो उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए HCl हेल्प करता है। बाय द वे, आप लोगों ने कभी सुना है किसी को एसिडिटी हो गई है, राइट? सुना है? तो ये एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी का मतलब HCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया या फिर वहां पे सेल कोई और चीजें नहीं है जिसके ऊपर HCl काम कर सके। तो एसिडिक नेचर और एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक अगर इंक्रीज हो गया तो उसे एसिडिटी कहते हैं। अब और एक सवाल अराइज हो सकता है कि भाई अगर HCl प्रेजेंट है और हम कहते हैं कि HCl तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ऐसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, तो क्या HCl की वजह से हमारे स्टमक के सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, क्योंकि हमारे स्टमक HCl और पेप्सिन के साथ साथ म्यूकस भी सिक्रीट करता है और ये म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है सेल के ऊपर, जिसके चलते HCl डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, स्टमक के सेल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। इस वजह से स्टमक के सेल HCl से बच जाते हैं, उस एसिडिक pH से वो बच जाते हैं, ठीक है। सो स्टमक के लाइनिंग या स्टमक के जो सेल्स है उनके कितने सिक्रीशन से? 3। कौन से हैं? एक है पेप्सिन जो प्रोटीएजेस है, दूसरा HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड तीसरा है म्यूकस। उसका काम क्या होता है? उसका काम है कि हम प्रोटेक्ट करें स्टमक के सेल को, हम प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। अंडरस्टूड? तब हम कहाँ तक पहुँचे? हमने देखा कि सब में पहले हमने कोई भी फूड का पार्ट खाया, उसको अच्छे से च्यूव किया ताकि उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। छोटे छोटा ब्रेकडाउन हो जाने के बाद साइमल्टेनियसली सैलिवरी ग्लैंड क्या कर रही थी? सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट कर रही थी जो मिक्स हो रहा था हमारे फूड के पार्टिकल्स के साथ, और उसके बाद हमने क्या किया? उसे निगल लिया तो ईसोफेज से पेरिस्टलाटिक मूवमेंट के थ्रू वो स्टमक में आया। स्टमक में आने के बाद में स्टमक के जो सिक्रीशंस है उसने क्या किया? उसको और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उससे वो फूड आगे भेजा जाएगा टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे भेजा जाएगा? टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये काफ़ी लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। अब उसकी लेंथ डिपेंड करती है एनिमल के नेचर पर कि वो कौन से टाइप का फूड कंज्यूम करता है। अगर वो हर्बीवोर है, हर्बीवोर का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा? हर्बीवोर का मतलब ऐसे एनिमल जो किसे खाते हैं? घास फूस को खाते हैं, मतलब वेजिटेबल को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं। और इन हर्बीवोर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से इट विल टेक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू डाइजेस्ट, इसलिए स्मॉलर इंटेस्टाइन विल बी अ लॉन्गर वन। बट जो कार्निवोरस होते हैं, जो एनिमल को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, उनमें सेलुलोज तो है नहीं क्योंकि एनिमल के सेल वॉल में, एनिमल के पास सेल वॉल ही नहीं होती तो सेलुलोज होने का कोई चांस ही नहीं है, राइट। इस वजह से उन्हें डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली सेलुलोज के
कंपैरिजन में उन्हें डाइजेस्ट करना काफ़ी आसान है। इस वजह से जो एनिमल कार्निवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो छोटी होती है। ये कंपैरिजन की बात चल रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन की, तो ह्यूमन ये हर्बीवोर भी है, कार्निवोर भी, क्योंकि वी आर ओमिनिवोरस, वी हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। तो हमारी मॉडरेट लेंथ है, ठीक है, बट ये एनिमल टू एनिमल वैरी करेगी ना। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं वो भी सिक्रीशन करते हैं, और इसी के साथ साथ लीवर का सिक्रीशन, गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन, ओके, बाइल जूसेस, ये सारे के सारे कहाँ आने, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने। तो एक्चुअल डाइजेशन का काम, एक्चुअल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कहाँ होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। 100% डाइजेशन कहाँ पे होगा, मतलब कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन, कंप्लीशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल किस में होने वाला है, इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन होने वाला है, ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या क्या है, गॉल ब्लैडर अपना सिक्रीशन देगा, लीवर अपना सिक्रीशन देगा, दैट इज द बाइल। अब यहाँ पे बाइल का काम क्या होता है ये समझ लो। बाइल जो है वो क्या करेगा, एसिडिक फूड को अल्कलाइन करने में मदद करेगा, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स काम करते हैं उनको अल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए, बराबर। अब पर स्टमक में तो एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, और यहाँ पे अब अल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए। अब कैसे करा जाए, तो बाइल जूसेस क्या करेंगे, बाइल जूसेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, अल्कलाइन पीएच मेंटेन करेंगे, ताकि अब यहाँ के जो एंजाइम है जैसे कि प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ठीक है, यहाँ के जो एंजाइम से वो क्या करे, वो कन्वर्जन करे, वो डाइजेशन करे, वो प्रोटीन का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में करे, लिपिड्स का कन्वर्जन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में करे, एंड सो ऑन, अंडरस्टूड। और एक काम बाइल जूस का होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट प्रेजेंट होते हैं ना, वो फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन से फॉर्म में होंगे, वो फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इन फैट ग्लोब्यूल को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज द लाइपेज के इंटरेक्शन में आएंगे। तो बाइल जूसेस क्या करते हैं, उसका इमल्सिफिकेशन करेंगे। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर याद होगा केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा था कि सोप जो है वो डर्ट कैसे निकालती है, तो उसके कॉम्प्लेक्स के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देती है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो फैट ग्लोब्यूल से उनका इमल्सिफिकेशन होता है, वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो छोटे छोटे हिस्से जो है वो लाइपेज के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होता है, अंडरस्टूड। तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें चलनी है, यहाँ पे सिक्रीशंस आने हैं, यहाँ पे डाइजेशन होना है। वंस डाइजेशन अकर्स, जो भी न्यूट्रिएंट यानी सिंपल अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एंड दी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो प्रेजेंट है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय दी ब्लड। अब ये कैसे होगा, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम इंटरनल लाइनिंग देखें, तो ये बहुत छोटे छोटे ऐसे सिलिएटेड स्ट्रक्चर जिसे हम विलाय कहते हैं उससे बने हुए सेल से बनती है। तो इनका जो इपिथेलियल सेल है वो सिलिएटेड इपिथेलियल सेल होती है, जिसको क्या प्रेजेंट है, विलाय प्रेजेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है, जो भी, अब इपिथेलियल सेल का काम क्या होता है, इपिथेलियल सेल का काम होता है एब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है उनका, एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है ना उसको एब्जॉर्ब करेंगे, वो अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे, वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करेंगे, वो सिंपल शुगर को एब्जॉर्ब करेंगे। वो एब्जॉर्ब करके दे कहाँ रहे, इन द ब्लड। और फिर ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, और पूरे बॉडी में हर एक सेल को लिजा के दे रहा है कि लो भाई ये तुम्हारे हिस्से का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये शुगर्स, ये अमाइनो एसिड, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो रहा है, एसिमिलेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल भी हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सिंपल फॉर्म में जो भी अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, एंड फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये सब करते करते जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसका क्या किया जाएगा, तो वो भेजा जाता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम वाटर वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर बन जाता है फीकल मैटर, जो टेम्पररी स्टोर किया जाता है इन द रेक्टम, और समय समय से रिमूव किया जाता है फ्रॉम द एनस। सो एनस इज द ओपनिंग थ्रू विच क्या होने वाला है, फीकल मैटर बॉडी के बाहर रिमूव होगा, राइट। अब यहाँ पे ये एक ऑर्गन है जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स। ये क्या है,
अपेंडिक्स ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। इसे वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपेंडिक्स ये ह्यूमन में यूजफुल नहीं है बट कैटल्स में यूजफुल है या हर्बीवोर्स में वो यूजफुल है, क्योंकि अपेंडिक्स का काम होता है सेलुलेज एंजाइम बनाने का। सेलुलेज एंजाइम ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बट क्योंकि हम लोग कुक्ड फूड कंज्यूम करते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं, तो सेलुलोज ऑलरेडी हीट की वजह से डाइजेस्टेड हो जाता है। तो बहुत सालों से हमारे अपेंडिक्स ने ये काम नहीं किया, उसको काम करना नहीं पड़ा है। इस वजह से ना ही वो हमारे किसी काम आ रहा है, ना ही वो कुछ सिंथेसाइज कर रहा है, इसलिए उसे वेस्टिजियल ऑर्गन कह दिया गया, राइट। बट अपेंडिक्स अभी तक पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ है। हजारों साल लगे उसे इनएक्टिव होने के लिए, मे बी अब हजारों साल लग सकते हैं उसको डिसअपियर होने के लिए। ये इवोल्यूशन का एक कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो क्या देखा हमने अभी हमने देखा कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम और हाउ फूड वी कंज्यूम गेट डाइजेस्टेड। तो शुरुआत कहाँ से होगी? माउथ से, दांतों से हम उसको चबाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, सलाइवा उसमें मिक्स हो जाएगी, फिर वो इनगल्फ किया जाएगा। ईसोफेगस में पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट से वो आगे ट्रांसफर किया जाएगा। स्टमक में उसका पार्शियल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड HCl। उसके बाद में वो आगे भेजा जाता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? सारे ग्लैंड्स लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, उनके सबके सिक्रीशन आएंगे, वहाँ पे पूरा डाइजेशन होगा। Protein will get converted into amino acid, fats will get converted into fatty acids and glycerol, as carbohydrates will get converted into simple sugar, and फिर जो epithelial cell की lining है over a small intestine वो क्या करेगी? न्यूट्रिएंट को absorb करेंगी और ब्लड में दे देगी, कैपिलरीज में दे देगी। फिर वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट करके सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाकर सेल को जो भी न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करेगा। बचा हुआ जो भी मटेरियल है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा एंड फीकल मैटर जो है वो आगे मूव किया जाएगा, रेक्टम में टेम्पररी स्टोर किया जाएगा और एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प नहीं करता, वहाँ पे किसी भी कंपोनेंट का कन्वर्जन होना नहीं है। बट लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स के लिए फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फाइबर्स यानी रफेजेस, वो ये जो मूवमेंट होनी है, बाउल मूवमेंट जो होनी है जिससे वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकलेगा, उससे वो हेल्प करता है। दैट इज़ वाई रफेजेस भी न्यूट्रिएंट में माने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। अंडरस्टूड? समझ आ गया फिर आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, किस तरह से काम किया जाता है, राइट। नाउ अब एक सवाल ये अराइज होता है कि हमने अभी बोला कि जो प्लांट ओरिजिन का फूड होता है उसको डाइजेशन के लिए समय लगता है, क्योंकि सेल्यूलोज है इसलिए लॉन्ग क्या प्रेजेंट रहेगी? इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कैसे रहेगी? लॉन्ग। और जो कार्निवोरस होते हैं वो एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं, एनिमल को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, तो उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कैसे रहेगी? छोटी। और हम ये कहा कि एनिमल को डाइजेस्ट करना आसान है, राइट। बट फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि non-veg is heavier than the veg? Think about it. इसके बारे में सोचना और कमेंट में बताना कि हम ऐसा क्यों कहते हैं या लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि non-veg is heavier than the veg. ओके? अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, डेसीपी बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट इसमें सीखने वाले हैं कि जो ग्लूकोज हमें मिला है फ्रॉम द डाइजेशन, उस ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में होता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, राइट। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड फॉलो द चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।